हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7IS एकेडमी। आज 11th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें एक शॉर्ट नोट तरीके से हम बातचीत करेंगे। फिर इसके क्वेश्चंस को भी लेके आऊँगा, बट अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ये पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें कुछ ये फैक्ट्स बेस्ड चीज़ों को ही बताएगा। अभी एक्सप्लेन करते जाऊँगा, आप वहाँ से चीज़ों को क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, किसी देश की संविधान, कोई भी देश होता है, उस देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा होता है या उसको निर्धारित करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, उसकी जनता शासित होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट के द्वारा शासित की जाने के लिए हमारे पास क्या होती है, जनता होती है, पब्लिक होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये किस तरीके से गवर्नमेंट लोगों को गवर्न करती है, उस चीज़ को आप पाते हो संविधान के माध्यम से जान पाते हो। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। पॉइंट नंबर 2, संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों, जैसे उसमें आपको 3 प्रमुख अंग क्या हैं वो आपको पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लेते हैं। पहला क्या होता है, जिसको विधायिका बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अगर मिला के बात करें तो इसे कहते हैं सरकार के प्रमुख अंग। ये सरकार के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, एक 4th पिलर भी होता है सरकार का, जिसको मीडिया बोलते हैं। ये एक याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, इसको आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ अगला जो पॉइंट हमारे पास आने वाला है वो क्या है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। ठीक है, देखो जैसे पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा कि राजनीतिक प्रक्रिया का मूलभूत ढांचा होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जनता शासित होती है। पॉइंट नंबर 1, मेंशन इट, याद रखो इसे। पॉइंट नंबर 2 कि संविधान किसी राज्य सरकार के तीनों प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, यानी कि अगर संविधान है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना होनी तय है। तीसरा पॉइंट नंबर है कि तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट 1 बाय 1 करके लिखते जाओगे कॉपी में भी, या दिमाग में रखते जाओगे इस चीज़ को। पॉइंट नंबर 4 क्या है, संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंध क्या है उसको भी निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि अगर संविधान नहीं होता तो जनता और जो हमारी सरकार है या उसके जो अंग हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो कभी भी निर्धारित नहीं हो पाता। ठीक है, और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं जो सुचारू रूप से संचालित हो रही है वो सारी चीज़ें बाधित होती। तो समझ सकते हो कि संविधान की इम्पोर्टेंस क्या है और संविधान क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो संविधान क्या है, जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रकृति, आस्था और मतलब जो विशेष प्रकार की इसकी जो आकांक्षाएँ लोग रखते हैं, इन सब चीज़ों की पूर्ति करता है तथा अराजकता को रोकता है। मतलब अगर रोकने का काम हो रहा है तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेना कि ये तरीके से सीमित करने का काम कर रहा है। ठीक है, लिमिटेड, अगर गवर्नमेंट को लिमिट में लाना है तो इसके लिए पहल कौन करता है, ये संविधान ही करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें? एक बार दोबारा से इसे हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। बेसिकली पहला पॉइंट पढ़ा कि ये क्या है, मूलभूत ढांचा है, और इस मूलभूत ढांचे में बेसिकली आपको पता है कि जनता को कैसे क्या करना है, शासित करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है इसकी स्थापना। तीसरा पॉइंट, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा हो गया। चौथा पॉइंट अब देखोगे, चौथा पॉइंट में क्या पढ़ा था कि बंटवारा होने के बाद जनता और उसके सरकार के बीच में क्या तालमेल होता है। पांचवा पॉइंट क्या देखा कि इनकी आकांक्षाओं को कैसे सेटिस्फाई करता है और अराजकता को किस तरीके से रोकता है। ऐसे ही रिकॉल करना है आपको पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास पॉइंट है कि इस संविधान की ज़रूरत क्या थी, क्यों बनाया गया ये संविधान। इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी भी इकट्ठा करेंगे, और आप लोगों को भी अगर कुछ ऐसा आइडिया लग पा रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। भाई बिना संविधान के भी तो देश चल सकता है। पहले तो संविधान नहीं हुआ करता था, जब हमारे पास राजतंत्र वाली व्यवस्था थी तो वहाँ पर कोई संविधान नहीं होता था। लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था से जब हमने स्विच किया लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरफ, तो आपको पता है सबसे संविधान और इसकी आवश्यकता, इसका महत्व, सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। तो बेसिकली संविधान की आवश्यकता क्यों है, इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। पिछला वाला पॉइंट भूलना नहीं है कि संविधान क्या है, मैंने बता दिया है। अब ये पॉइंट है यहाँ से कि संविधान की आवश्यकता क्या है। तो पॉइंट नंबर 1, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, आपको पता है। ठीक है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। ठीक है,
समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है, ठीक है, अच्छी बात है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए, जो उनके बीच में सामंजस्य होता है, उसको बैठाने के लिए संविधान या किसी भी तरीके का विधि विधान नियम कानून का होना अति आवश्यक है। क्योंकि समाज में अलग अलग प्रकार के, जब लोग यहाँ लिखा है विभिन्न प्रकार के समुदाय से बनता है, तो हर समुदाय में अलग अलग तरीके के सोचने वाले लोग होंगे, उनका अलग अलग तरीका होगा किसी बात को कहने का, डिमांड करने का, उसको सेटिस्फाई करने का। तो समझ सकते हो कि जब कोई एक ऐसी चीज़ें होंगी जिसके माध्यम से लोग संचालित होंगे, तभी वो प्रॉपर तरीके से संचालित होगा समुदाय, अदरवाइज बहुत समस्याएं वहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। इसी क्रम में अगला पॉइंट है कि संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का क्या है, समूह उपलब्ध करवाता है, ठीक है। जो मूलभूत नियम है, जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, वो प्रोवाइड कराता है। तीसरा पॉइंट है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह तय करता है। फाइनल डिसीजन मेकर कौन होगा, ये भी संविधान ही डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है जिसको मन हो गया वो आकर के खड़ा हो गया और वो डिसीजन ले लिया आपके लिए, नॉट एट ऑल। वहाँ डिसीजन लेने का काम कौन करेगा, उसका पावर किसके हाथ में होगा, सारी चीज़ों का वर्णन बाकायदा इस संविधान के अंदर दिया गया। संविधान की आवश्यकता इसलिए भी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। कि देख लो, अब यहीं से आप समझ जाना कि उसकी शक्तियों के ऊपर सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन है, विदाउट लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिट लगा के रखा है। संविधान के शक्तियों का प्रयोग उतने ही हद तक करना है जहाँ तक आपकी सीमा है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट हैव टू नो एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड, अंडरस्टैंड। सो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि एक जस्टिसएबल एक सोसाइटी बनाना चाहते हो, एक जस्टिस दे पाओ अपने समाज के लोगों को, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या करना होगा, संविधान होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। संविधान के अभाव में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना असंभव है, ठीक है। याद रखना कि किन आधारों पे हमने ये बात कही है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों है, आई होप आप समझ गए होंगे इसकी आवश्यकता किसके बिहाफ पे है। तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। समुदायों से बना होता है, विभिन्न प्रकार के तालमेल बैठाने के लिए हो गया। दूसरा कि संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है, किस नियम से काम करना है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। और एक न्यायपूर्ण जो समाज की स्थापना के लिए भी संविधान आवश्यक होता है, ठीक है। यानी कि नियम कानूनों के तरीके से ही आपको काम करने हैं, ये जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। भारतीय संविधान का निर्माण, भाई जिन संविधान की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आया कहाँ से, ठीक है। ये जो संविधान, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो संविधान सभा का निर्माण यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली जुलाई का महीना था 1945 में। इंग्लैंड में क्या हुई थी कि नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में कौन थी, लेबर पार्टी। ये भी अपने में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। कई बार पूछा जाएगा कि लेबर पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ऐसे 2-4 पार्टियों के नाम। तो बेसिकली 1945 जुलाई का मंथ था, नई लेबर पार्टी की स्थापना हुई, सत्ता में आई। भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, खुला। वायसराय बेसिकली लॉर्ड बेवेल था उस टाइम में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उस टाइम में वायसराय कौन था, लॉर्ड बेवेल था। इसके अगले पॉइंट में कैबिनेट मिशन प्लान योजना, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से भी जाना था, कई बार इसे योजना भी बोलते हैं। इसके अनुसार संविधान निर्माण निकाय की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 389। ये निर्धारित की गई थी, डिसाइडेड थी। जिनमें से क्या था कि 292 मतलब 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 11 कहाँ से थे, प्रांतों से थे। और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों से। वो 4 प्रांत कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। ये 4 प्रांत हो गए अपने। अजमेर मारवाड़ एक साथ में है, दिल्ली हो गया, अजमेर मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से। और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से, वही जो 550 प्लस जो हमारे पास देसी रियासतें थी। जब इसका इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप अगले क्लास में 12th क्लास में, तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, मतलब जो सीटों की कह सकते हो कि व्यवस्था थी, वो जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए। और वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब 10 लाख लोगों पर एक स्थान, यानी कि 1:10 लाख, ये आप कह सकते हो। यानी कि 10 लाख जनसंख्या है तो एक सीट वहाँ पे निर्धारित है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था।
मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, सामान्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका बंटवारा किया गया था। बेसिकली इसी अनुपात में इनको बांटा गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 जून, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, 3 जून 1947, इसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके ही अनुसार क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे अलग अलग। इसके ही परिणाम स्वरूप क्या होता है, पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। ऑब्वियस सी बात है, जो पहले हमने डिसाइड किया था, जब डिवाइड होगा तो डिवाइड होने का प्रभाव जो है, नंबर ऑफ जो हमारे पास कह सकते हो सदस्य संख्या है वो घटेगी, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो कई सारे ऐसे सदस्य थे हमारे जो पाकिस्तान में चले गए। तो भारतीय संविधान सभा के वास्तविक जो सदस्य संख्या वो कितनी रह गई, 299 रह गई। ठीक है, याद रखना इस बात को। आफ्टर जब ये डिसाइड हो गया कि अब जो है डिवीज़न हो गया, इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि संविधान सरकार, समूह, न्यायालय एवं अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बिठाता है। यानी कि संविधान ना रहे, इन सभी के बीच में जो एक कोलैबोरेशन होता है, एक सामंजस्य होता है, वो नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम शक्तियों पर प्रतिबंध व आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य था। अराजकता को रोकना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब दुरुपयोग नहीं होने पाए, ये सारी चीज़ों के ऊपर में ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है। जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। याद रखना कि अगर कभी भी आप किसी भी देश का संविधान समझना चाहते हो, बेसिकली अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, अगर आपको संविधान का ज्ञान लेना है, संविधान के विषय में आप पारंगत होना चाहते हो, समझना चाहते हो पूरी तरीके से, तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना को समझो। अगर प्रस्तावना आपके समझ में आ गई तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा कि संविधान की बारीकियों को समझ ना सको। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर। संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना या कैबिनेट प्लान के अंतर्गत हुआ। सभा में 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रारूप में, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के और 93 इसमें से भारतीय रियासतों के थे। ये सारी बातें हमने पहले भी किया है। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में ये स्थान दिया गया था। 10 लाख के हिसाब से ये बंटवारा किया गया था। क्लियर ये बात। चलिए आगे हमने देखा इसमें पॉइंट कि प्रत्येक जो प्रांत की सीटों को 3 समुदाय में बांटा गया था। ये भी पॉइंट हमने पढ़ा। क्या क्या, मुस्लिम, सिख, सामान्य, उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा। ये सारी चीज़ें किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से भी तय किया गया। उनकी जो भी अपनी एडवाइस थी उस सबको लिया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव करवाए गए, जिनमें से मुसलमानों को 73 स्थान, 73 सीटें मिली। कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय जो थे उनको 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए। ठीक है। 3 जून 1947 के अनुसार भारत के विभाजन, ये जो चीज़ें हमने बताया कि ये पूरा जो पहले था 389 का वो हो गया 299। ये जो चेंज हुआ, हेर फेर हुआ, उसको यहाँ पे दिखाया गया कि कौन कौन से मुसलमान की कितनी सीटें थी, कांग्रेस की कितनी सीटें थी, निर्दलीय कितनी थी, सिख की कितनी थी, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। संविधान सभा का जो स्वरूप था उसके बारे में बात करें तो बेसिकली संविधान सभा का जो गठन था सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, कम्युनल बेसिस पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, ठीक है, सिख ने सिख को चुना, इसीलिए इसको कम्युनल कह रहे हैं क्योंकि उसमें दूसरे किसी कम्युनिटी का, दूसरे किसी रिलीजन का कोई इंटरफेयर नहीं था। अन्य संप्रदायों व सामान्य वर्ग भी शामिल इसमें थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ये आपका यहाँ से सीधा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ या आप अपना एकेडमिक दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये चुनाव की प्रणाली किस तरीके से थी, प्रत्यक्ष थी, अप्रत्यक्ष थी, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, तो ध्यान रखना ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दलों के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी, तो ठीक है, यानी कि कांग्रेस यहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर में था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उस टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम में नहीं थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत करना। देखो, दो चीज़ें हैं। ये अस्थायी तौर पे जब इसका अध्यक्षता करने को मिला था तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, एक नाम आता है सच्चिदानंद सिन्हा का, इन्होंने अध्यक्षता किया हुआ था। ये उम्र दराज थे काफ़ी संविधान सभा में और इसलिए इनको ये महत्व दिया गया था, लेकिन उनका हेल्थ इशू था जिसकी वजह से उन्हें उस पद से अगले मीटिंग में, जैसे 9 के बाद जो अगला मीटिंग होती है, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पे इनको जो है मतलब अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना, तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ 2-3 फैक्ट्स आ गए। पहली बात तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक है।
दूसरी बात, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ था, तो पहली बार अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो अस्थायी तौर पे थी, ये जो मैंने नाम लिया। अस्थायी तौर पे अगर बात आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्षता किसने किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक प्रारूप समिति होती है, उसके लिए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। या 3-4 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 100% यहाँ होता है प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है यहाँ से। अगला पॉइंट है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, पहली बात, जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है किसने प्रस्तुत किया, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, कब किया, तो 13 दिसंबर 1946 को किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। स्वीकार कब किया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेके आते हैं, वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। जो वर्तमान समय में हमारे पास भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू का था, उसी पर आधारित है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। और ये कब हुआ था, संविधान सभा में जो आपने देखा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उसको कब स्वीकार किया गया, वो 22 जनवरी 1947 को। और ये कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946 को। पहला अधिवेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, उस समय में सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी थे। अस्थायी किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोगों से एक मेरा प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली अब हम आ गए अपने संविधान के अलग अलग जो पार्ट्स उसके हैं, उसकी जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ हैं या सूचियाँ जिन्हें कहते हैं। तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। अभी इन सब में हेरफेर हुआ है, लेकिन औपचारिक तौर पर और प्राइमरी तौर पर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में यहाँ पे देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ हमारे पास हो गई हैं, और ये भी लगभग 25 यहाँ पे भाग हो गए हैं। और संविधान की बात करें तो सब आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ मिलाओगे आप तो अराउंड 450 आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मौलिक तौर पे पूछा जाएगा तो आपको यही डेटा बताना है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें 26 नवंबर 1949 का टाइम था, 26 ऑफ नवंबर 1949 यह संविधान क्या किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, ओके। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी थी। मेजर ये कमेटी है, मतलब जो समितियां थी वो मेजर है, बड़ी बड़ी जो समिति थी। और अन्य समितियां थी जिसका बहुत जिक्र नहीं होता है, ज़रूरत भी नहीं है अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री यहाँ पे सिस्टम को, और संघात्मक भी है इसके साथ साथ में, ठीक है, जिसको फेडरल बोलते हैं, को स्वीकार किया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949। पूरी तरीके से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। कितने टाइम लगे, 2 साल 11 माह 18 दिन, लगभग आप कह सकते हो 3 साल, ठीक है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, और 8 कमेटियां थी मुख्य रूप से। और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः भारत पर संविधान को लागू किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो संविधान हमने बनाया, तो संविधान बनाने के लिए बहुत सारे देशों का हमने अध्ययन किया, कंपैरेटिव स्टडी किया, वहाँ का डिमांड क्या था, नीड क्या था, ठीक है। नीड्स एंड वांट्स के ऊपर हमने काम किया और देखा कि क्या क्या स्रोत थे जिसके माध्यम से हमने अपना एक खूबसूरत सा संविधान का फ्रेमिंग किया। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। संविधान के स्रोत क्या हैं। 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, जो अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए और केंद्र शक्तिशाली हो, ऐसा मतलब बनाया जाए, ठीक है। तो 1935 का जो अधिनियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भारतीय संविधान का लगभग आप देखोगे 2/3 या मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा जो भी रूल रेगुलेशन उसमें चीज़ें रखी गई हैं वो लगभग यहीं से ली गई हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे अलग अलग संशोधन और अलग देशों से वहाँ से उसके प्रावधानों को लिया गया है अपने देश की सुविधा के अनुसार। अब यहाँ बात करेंगे कि किस देश से हमने कौन कौन से स्रोत लिए हैं, ठीक है, जो बोरो किया हुआ है हमने, तो इसके बारे में भी मतलब देखते हैं कि क्या क्या है। पहले नंबर पे है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। तो पहला है कि सरकार का जो संसदीय रूप है। दूसरा, जो भी इसका संवैधानिक मत है उसका आधार क्या होगा, उसके ऊपर चुनाव कैसे होता है। कानून के शासन पर विचार, ये कानून के शासन पर विचार जो था बेसिकली ए.बी. डाइसी का है, ठीक है, किसका है, ए.बी. डाइसी। और विधायिका का अध्यक्ष पद
जो विधायिका है, लेजिस्लेचर, उसका अध्यक्ष का जो पद है, उसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में, कानून निर्माण की जो विधि है, ये सारी चीज़ों को हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में रखा है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानून का शासन, ये पूछा जाता है अक्सर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमारे पास है यहाँ पे अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है, मौलिक अधिकारों की जो सूची है उसको लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन, शक्ति की स्वतंत्रता, ये हमने लिया वहाँ से, ठीक है। ये मेजर हम बात कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है जो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ स्रोत के ऊपर बात करूँगा और वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा, बट अभी यहाँ इतना ही है। उसके बाद अगला है आयरलैंड का संविधान, जो अक्सर पूछा जाता है, कईयों बार एसएससी, बैंक, रेलवे, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली पार्ट जो हमने 22 पढ़ा उसमें का पार्ट 4 है, और आर्टिकल की बात करोगे आप 36 से लेकर के 51 के बीच में इसका डिस्क्रिप्शन है। जिस तरीके से यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया है तो ये पार्ट 3 में आता है, और यहाँ पे 12 से लेकर के आपको मिलेगा 35 तक, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है, क्या लिया हुआ है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो 1789 14 जुलाई को ये हुआ था, जहाँ का ये स्लोगन था, वहीं से हमने इसको लिया है फ्रांस के संविधान से, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट लिया, समानता का, बंधुत्व का, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट है हमारे पास कनाडा का जो संविधान है उससे क्या क्या लिया है, तो एक अर्ध संघात्मक सरकार, सशक्त केंद्रीय सरकार होगा जहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। भारतीय संविधान का प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों और आशाओं के अनुरूप, तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ठीक है। आई होप ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने संविधान के बारे में बात किया, संविधान क्या है, फिर उसका मतलब देखा कि संविधान को आगे हम किस तरीके से यूज में ला रहे हैं, कैसे कैसे उसके अंदर में संविधान सभा बनती है, कैसे कैबिनेट मिशन आता है, किस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव आता है, JL नेहरू का प्रारूप समिति बनती है, अलग अलग जगहों से सदस्यों का कैसे हमने उसमें निर्वाचन किया, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो बस इतना ही आज के लेक्चर में। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिलेगा, संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी सलाह है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है, आप बिल्कुल, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।